नमस्कार, स्वदेश खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और आज एक विशेष चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। लोकसभा चुनाव की शुरुआत और कम वोटिंग परसेंटेज के आंकड़े जब सामने आए तो बाजार में संशय की स्थिति बन गई। कई तरह की नैरेटिव सामने आने लगे। एफआईआईज़ की सेलिंग के बढ़ते आंकड़े और गिरावट की खबरें आने लगी। लेकिन 5 चरण के मतदान खत्म होने के साथ ही बाजार ने अपना गियर बदल दिया है, नए शिखर पर पहुंच गया है। तो क्या ये बहुमत आने का संकेत है? क्या ये बहुमत की बाजार पर एक तरह से मोहर है? जी हां, बहुमत पर बाजार की मुहर। और हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स ने आज रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। निफ्टी पहली बार 22,900 के पार चला गया। पिछले एक महीने में किसी एक सेशन में निफ्टी की यह सबसे ऊंची छलांग थी। सेंसेक्स ने 29 सेशन के बाद रिकॉर्ड ऊंचाई को छूते हुए 75,000 के आंकड़े को पार किया। और ये सारी बातें, ये सारे संकेत आज इसलिए मायने रख रहे हैं क्योंकि आपको याद होगा जब दूसरे और तीसरे चरण का, खास तौर पे जब चुनाव संपन्न हुआ था, उस दौरान और उसके बाद जिस तरह से बाजार में वॉलेटिलिटी आई, जिस तरह से एफआईआईज़ की सेलिंग बढ़ी, उसने एक अलग तरह का नैरेटिव बना दिया था। नैरेटिव ये कि शायद किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं आ रहा है। कम वोटिंग परसेंटेज किसके हक में जाएगा यह कहना मुश्किल हो रहा था। यानी कि संशय के बादल, एक क्लैरिटी जो होनी चाहिए थी, बाजार को जो क्यूज मिलने चाहिए थे, वो ये नैरेटिव बाजार को उस तरह के क्यूज नहीं दे रहे थे। और उसमें एफआईआईज़ की सेलिंग ने भी बहुत बड़ा रोल अदा किया। आज बाजार ने जो छलांग लगाई है उसमें एक अहम फैक्टर यह है कि 5 चरण के चुनाव खत्म हो गए हैं। बाजार ने चुनाव के ट्रेंड्स, उतार चढ़ाव सभी को एब्जॉर्ब कर लिया है। और आज के बाजार में आपको यह भी देखना होगा कि इस बाजार में कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं हुई जो इस तरह की छलांग को सपोर्ट कर रही थी। और इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि क्या ये बहुमत को बाजार पर मोहर है। जी हां, क्या बहुमत को बाजार ने एक तरह से थम्स अप देने की शुरुआत की है, संकेत दिए हैं। और इन सब के बीच में आपको बता दें, पीएम मोदी लगातार 400 सीट पार करने का दावा भी कर रहे हैं। हम तमाम चीजें आपको सुनवाएंगे। बहुमत के भरोसे के साथ साथ उन्होंने अपनी कई रैलियों में बाजार की ग्रोथ स्टोरी का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इकोनॉमिक टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि वो विश्वास के साथ कह सकते हैं कि 4 जून को जैसे ही बीजेपी रिकॉर्ड संख्या को छुएगी, शेयर बाजार भी नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। और इस बयान का असर भी हमने साफ तौर पर बाजार पर देखा, क्योंकि ये ताजा बयान है और उसका इंपैक्ट बाजार, क्योंकि प्रधानमंत्री ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि शेयर बाजार का हम पर जो भरोसा है वो पिछले दशक के उसके प्रदर्शन से साफ है। जब एनडीए ने कार्यभार संभाला तो सेंसेक्स 25,000 अंक के आसपास था, आज ये करीब 75 अंक पर है। उन्होंने पहली बार $5 ट्रिलियन मार्केट कैप तक पहुंचने का जिक्र भी किया। तो जी हां, ये ब्यौरा हमने आपको दिया। और अब हम आपको पीएम मोदी की रैली में दिया उनका वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने बहुमत के दावे और बाजार की दमदार ग्रोथ का जिक्र किया था। आप देखिए, 10 साल पहले शेयर बाजार कहां था और आज कहां है। आज देश के लाखों लाख छोटे छोटे निवेशक बाजार से जुड़े हैं। दुनिया के 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट पर देश दुनिया का भरोसा बढ़ता जा रहा है। मैं पूरा हिंदुस्तान घूम के आया हूं और मैं विश्वास से कहता हूं, इस बार के चुनाव नतीजे पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। चलिए, तो
तमाम बातें हमने आपके सामने रखी और बाजार की इस तेज़ी के तमाम फैक्टर्स और भी टेक्निकल फैक्टर्स जो हैं वो भी हम आपको ग्राफिक्स की शक्ल में बताते रहेंगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और आज की जो हमारी चर्चा है वो बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि आज न सिर्फ हम बाजार के मायने से चीज़ों को समझेंगे, बल्कि हम थोड़ा सा राजनीतिक पहलू भी इसके समझेंगे। आखिर अगर ये पॉजिटिविटी कंटिन्यू रहती है तो बाजार कहां जाएगा, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फिलहाल बहुत ही खास एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। संजय पारेख साहब को मैं अपनी चर्चा में शामिल करता हूं। फाउंडर और CIO हैं सोहम एसेट मैनेजर से। संजय सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपको इस तरह की चर्चा में शामिल करते हुए मुझे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये दिलचस्प चर्चा है। बाजार और सियासत, इन दोनों को हमने एक जगह लाने की कोशिश की है और हम थोड़ा सा एक क्लियर पिक्चर देना चाह रहे हैं। जैसे बाजार को आज क्लियर पिक्चर मिली, हमने तमाम बातें बहुत स्पष्ट रूप से रखी, एक इंफॉर्मेशन हमने सामने रखा कि बाजार को क्यूज किन किन वजह से मिल रहे हैं। हम ये जान रहे हैं कि 5 चरणों के चुनाव के बाद जो भी एब्जॉर्ब करने की जितनी चीजें थी वो मार्केट ने कर ली, ऊपर नीचे होके मार्केट आज जो रैली उसने दिखाई, उसने वाकई एक तरह का एक कहते हैं ना ऑप्टिमिस्टिक और बना दिया है, भूख और बढ़ा दी है। कैसे देख रहे हैं, आपका एक्सपर्ट नजरिया इस पे? नहीं, आई मीन इंडिया में एटलीस्ट आई मीन मार्केट 94 95 से, बट all the balance sheets, what I call as banking balance sheet, best time ever. Corporate balance sheet का leverage all time low पे है. Household balance sheet we'll discuss, but the wealth effect because of gold, उनके equity investments and real estate सभी अच्छे कर रहे हैं, तो उनका wealth effect ही बहुत बढ़िया है और उससे confidence बढ़ता है. गवर्नमेंट बैलेंस शीट में भी ऑपरेटिंग लेवरेज है, बिकॉज आपने देखा होगा कि वी आर आवर टैक्सेस आर बेटर देन एक्सपेक्टेड एंड वी कैन डू मोर स्पेंड. कल RBI ने भी बहुत अच्छा डिविडेंड दिया, जो कि बोनस कहा जा सकता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन कम था, बट अगर 2,11,000 करोड़ ट्रांसफर होता है तो उससे फिस्कल डेफिसिट में डेफिनेटली स्पेस होता है स्पेंड करने के लिए कैपेक्स में, एंड वो डेफिनेटली उस पर इम्पैक्ट इंटरेस्ट रेट्स, सॉफ्टर इंटरेस्ट रेट्स पे आएगा अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में है तो. सो ओवरऑल स्ट्रक्चरली एवरी बैलेंस शीट is in a very good shape, and that is and our current reserves position also is very, very strong. I mean, definitely structurally अगले 5-10 साल के लिए there is very high optimism, and that is what is reflected in the markets. And जैसे आपने बोला कि हमारे respected Prime Minister के statement also helps, because उनकी जो confidence है वो we cannot ignore. And having said that, ये event continuity of the current regime is expected from the markets. And honestly, it's difficult to guess how much NDA would get, but anything which is a very decisive majority will be very, very positive. So all this has led to this optimism. And दूसरा ये है कि Indians all around under invested थे equity में. हमारा अगर $4 trillion का GDP ले और हाउसहोल्ड फाइनेंशियल सेविंग ले, खाली फिजिकल सेविंग्स निकाल लें, अगर वो 8% पे भी लेते हैं, टोटल तो ज्यादा सेविंग है, बट फाइनेंशियल सेविंग का भी $320 बिलियन साल का सेविंग, उसमें से इक्विटी में बहुत ही कम जा रहा था. लास्ट 2-3 साल में थोड़ा इक्विटी एलोकेशन बढ़ा है, बट ये तो पोटेंशियल बहुत ज्यादा है. आज भी इंडियंस हैव बीन अंडर इन्वेस्टेड इनटू इक्विटी. सबसे पहले फिक्स डिपॉजिट करते हैं, फिर पोस्ट ऑफिस करते हैं, फिर स्मॉल सेविंग होता है, PPF होता है, एंड फिर इक्विटी आता है. अभी क्लियरली थोड़ा एलोकेशन बढ़ा है, तो दैट ऑल्सो आप देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड के दायरे के इवन थ्रू यूलिप्स वो पैसा इक्विटी में आता है, एंड सस्टेनेबली आता है, बिकॉज SIP रूट से आता है. 15 करोड़ डीमैट अकाउंट हो गए हैं, 4-4.5 करोड़ म्यूचुअल फंड अकाउंट हो गए हैं, एंड ये सब रेगुलरली
इनफ्लो आता है, एंड हेंस वी सी कि अगर एफआई बेच भी रहा है तो हमारी मार्केट को इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, वी आर एक्चुअली गोइंग बेटर. सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ इंडिया. और मेरा वेरी स्ट्रांगली मानना है कि मैं बिल्कुल देख रहा था लास्ट 20 साल में निफ्टी ने रुपी बिल्कुल में बिल्कुल 16% रिटर्न दिया है, रुपी टर्म्स में. पर डॉलर टर्म्स में रिटर्न इज 12.9%. ये गैप मुझे लगता है अगले 10 साल में बहुत कम हो जाएगा. बिल्कुल यही 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 ऑप्टिमिज्म शायद मार्केट जो है वो बार बार उसके संकेत भी दे रहा है, और बहुत बेहतर तरीके से संजय सर आपने तमाम चीज़ें रखी, और मेरे ख्याल से बहुत क्लैरिटी और मिली होगी कि हमारी ये ग्रोथ स्टोरी क्यों ज़्यादा और चमकदार बनती हुई नज़र आ रही है. इस बीच हमारे साथ जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और बाजार पर भी अपनी एक ख़ास निगाह रखने वाले मयूर पारेख साहब जुड़ चुके हैं. मयूर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका. सीधा सवाल, क्योंकि बाजार में ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिसको हम इस तरह की तेज़ी की उम्मीद कर रहे थे. कुछ पॉजिटिव क्यूज जो मिले उसका जिक्र किया. हम ये भी जान रहे हैं कि दूसरे तीसरे चरण के चुनाव तक, चौथे चरण के चुनाव तक किस तरह का नैरेटिव चल रहा था. पांचवें चरण के बाद जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री मुखर हुए हैं, जिस तरह से बार बार एक आत्मविश्वास वो मेंटेन कर रहे हैं, कॉरपोरेट जगत से भी इसी तरह की कमेंट्री आ रही है कि उन्हें भरोसा है कि मौजूदा सरकार ही रिटेन करेगी. आप इसे कैसे देखते हैं जो हम बात कह रहे हैं? क्या वाकई ये ऑप्टिमिज्म है या कोई और फैक्टर है? नहीं, देखिए, बाजार जो है वो तो पूरी तरह से सेंटीमेंट पर चलता है. ये जो फिफ्थ फेज था ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी था क्योंकि महाराष्ट्र की सारी सीटें यहाँ पे लोकसभा की वोटिंग के लिए खत्म हो जाती हैं. महाराष्ट्र ये एक ऐसा पॉइंट था जहां से बार बार ऐसी बातें आ रही थी कि बीजेपी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है. लेकिन अब जब जिस तरीके से वोटिंग हुआ है उससे ये समझ में आ रहा है कि इतना बड़ा नुकसान नहीं है जो बड़ा नुकसान लोग कह रहे थे, या कि मीडिया में जो नैरेटिव्स चल रहा था वो नैरेटिव्स अब यहां से टर्न अप होना शुरू हुआ है. चीजें चेंज होना शुरू हुई हैं, बातें बदलना शुरू हुई है. देखिए, बात किस तरह की हो रही है. बहुमत की बात ही नहीं हो रही है. बात हो रही है कि 400 पार जाएंगे या नहीं जाएंगे. अगर एक बार एक स्टेबल गवर्नमेंट आती है, ये मैसेज लोगों में चला जाता है, तो जाहिर सी बात है वो लोग जो कि सरकार के खिलाफ वोट करने जाने वाले थे, या तो वो वोट करने जाएंगे ही नहीं, और अगर जाएंगे तो अपना वोट खराब नहीं करना चाहेंगे. तो ये जो सेंटिमेंट चेंज हुआ है उसका बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है दोनों तरफ, मार्केट की तरफ भी, और अगले 2 फेज के वोटिंग के लिए अभी भी 2 फेज का वोटिंग बाकी है. दिल्ली की सारी सीटों पर वोट डाले जाने बाकी हैं. उत्तर प्रदेश में भी 2 फेजेस बाकी हैं. लेकिन मोर और लेस अब तक के जो स्टैटिस्टिक्स आए हैं, जो जानकारियां बाहर आ रही हैं, वो कुछ ना कुछ इंडिकेट कर रही है, और ये इंडिकेट एक स्टेबिलिटी की तरफ है, ऐसा लोगों का मानना है. और उसी का ये रिजल्ट हमें इस समय देखने को मिल रहा है. देखिए, अब मुद्दे जो है उसकी भी इस समय जो है वो कमी दिखाई दे रही है. पहले जो बात हो रही थी वो बड़ी बात हो रही थी, राष्ट्रीय स्तर की बात हो रही थी, उन मुद्दों को उछाला जा रहा था. अब पुणे में एक एक्सीडेंट हुआ है, उसको लेकर विपक्ष जो है वो मुद्दा बना के आई है. अब पुणे में किसी एक लड़के द्वारा, जो कि नाबालिग है, एक्सीडेंट करना जिसमें 2 लोगों की मौत होना, और उसे बतौर नेशनल एजेंडा प्रेजेंट करना, न सिर्फ स्टेट में बल्कि सेंट्रल लेवल पे. इससे एक चीज ये साफ हो जाती है कि अब नेशनल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो ये बात हो रही थी कि चुनाव लंबा है तो विपक्ष थक जाएगा, कहीं ना कहीं ये थकान जो है शायद दिख रही है. इसलिए पुराने ही मुद्दे घिसे पीटे एक साथ वही उसी तरीके से उसी अंदाज में लाए जा रहे हैं. शायद यही कारण है कि अब लोगों को लग रहा है कि विपक्ष थक चुका है, और इसीलिए यहां से स्टेबिलिटी का एक क्यू मिलता हुआ हमें दिख रहा है. बात आपने कही मयूर, और संजय सर मैं इसी सवाल के साथ आना चाहता हूं.
आप सब जब बातचीत करते हैं और हम मानते हैं कि उद्योग जगत ना किसी भी चीज़ को लेके बहुत दूर की सोचता है, वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग में विश्वास नहीं रखता। स्टेबल गवर्नमेंट किसी भी इकोनॉमी के लिए, और चूंकि इस वक्त तमाम चर्चाओं में भी ये सामने बात आ रही है कि किस तरह से इंफ्रा और बाकी चीज़ों के हिसाब से किस तरह से सरकार का फोकस बढ़ा है, कितना इंपॉर्टेंट है, और आप सबके बीच जो चर्चाएं हो रही हैं वो किस तरह की हो रही हैं, उसका आउटकम क्या है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, बिकॉज जब 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आए, एनडीए, तभी बैंकिंग बैलेंस शीट बहुत खराब थी। एंड वो क्योंकि उसके 5-7 साल में लेंडिंग काफी रेकलेस हुई थी, एंड उनको बैंकिंग को 10 साल लगे टू क्लीन दैट अप। एंड क्लियरली अगर मुझे बराबर याद है कि 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर आए तब एक लीडिंग न्यूज़पेपर में ऐड दिया गया था कि हमारा इंटरफेरेंस बैंकिंग सिस्टम में नहीं रहेगा। दैट वाज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज कि कोई भी अगर जो फोन बैंकिंग होता था वो मैं नहीं टॉलरेट करूंगा। एंड हम जब बैंकिंग चेयरमैन से बात करते हैं, सब बैंकिंग चेयरमैन से, सो क्लियरली वो रिफ्लेक्ट होता है। वो अभी हमें देख रहा है कि आप एसबीआई के देखें, उनकी नेट एनपीए इज लोअर देन सम ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। सो ये बैंकिंग बैलेंस शीट अच्छी हो गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉर्पोरेट लिवरेज भी ऑल टाइम लो पे आ गया। आईबीसी के दारिये जो भी इंसॉल्वेंसी में थे वो उनको भी जो प्रमोटर खुद को निकाला गया, बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोगों को भी निकाला गया आईबीसी के थ्रू। सो दैट वाज राइट सिग्नलिंग। एंड देन एज आई सेड, इट ऑल फॉल्स टुगेदर कि गवर्नमेंट बैलेंस शीट भी अच्छी हो गई, टैक्स कलेक्शन भी अच्छे हो गए, आरबीआई ने भी बहुत सपोर्ट किया एंड बहुत कैलिब्रेटेड सपोर्ट किया। एंड हाउस होल्ड बैलेंस शीट अगर आप देखें कि खाली गोल्ड 50,000 से 75,000 होने से हम गिन रहे थे कि 70-75 लाख करोड़ का वेल्थ इफेक्ट आया, वेल्थ बढ़ा है। रियल एस्टेट के भाव तो आपको पता है, तो उससे भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एंड इक्विटी में भी एटलीस्ट $500 to $700 बिलियन का वेल्थ इफेक्ट आया है। हमारा मार्केट कैप $5 ट्रिलियन हो गया। सो ऑल दिस बिल्ड्स कॉन्फिडेंस ऑल्सो। हैविंग सेड दैट, वी हैव टू बी कॉशियस के हम लोग वैल्यूएशन में सस्ते नहीं हैं। एक्सपेक्टेशंस बहुत रीजनेबल रखने होंगे। वैल्यूएशन हम ऑलरेडी एट 21 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड है, एंड थोड़ा हम फेयर वैल्यू से आगे जा रहे हैं। सो एक्सपेक्टेशन रिटर्न के बहुत रीजनेबल होना चाहिए, बहुत यूफोरिक नहीं होना चाहिए रिटेल को, एंड इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के जरिए से करना चाहिए। और जो आप बात कह रहे हैं ये वाकई इस वक्त महसूस ज़्यादा की जाती है, जो आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा अपनी जो सीमाएं हैं ना उसको आपको थोड़ा सा दायरे में रखना होगा, ख़ासतौर पे बाज़ार के लिहाज से। संजय सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा, और आऊँगा तो मैं थीम्स और सेक्टर्स की भी बात करूँगा। चूँकि हम ऑप्टिमिस्टिक होकर देख रहे हैं तो चलिए आगे की हम बात करेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि हमारे 2 सहयोगी आपके लिए खास रिपोर्ट लेकर आए हैं। 5 चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद बहुमत को लेकर बीजेपी दावे कर रही है। तो बीजेपी के दावे और वादे क्या हैं, मोहित भट्ट से सबसे पहले समझते हैं। मोहित भट्ट, बताएं आखिर बीजेपी के दावे, मुद्दे, इस वक्त के नैरेटिव, ये सब है क्या? देश में 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और इन 5 चरणों के बाद सत्ता और विपक्ष के द्वारा अपनी जीत को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। बात अगर बीजेपी की करें तो बीजेपी के जो नेता हैं, बड़े नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, गृह मंत्री अमित शाह हों, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हों, वो सब अपनी रैली में एक ही बात कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार फुल मेजॉरिटी के साथ आएगी। 370 सीटें बीजेपी को मिलेंगी और 400 सीट एनडीए को मिलेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने उड़ीसा में एक रैली में कहा कि 5 चरणों के बाद बीजेपी कम से कम 310 सीटों पे जीत रही है। और अगर बात प्रधानमंत्री की करें तो प्रधानमंत्री ने कल द्वारका में एक रैली करी। रैली में खासतौर पर प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस पार्टी ओबीसी, एससी, एसटी रिजर्वेशन की बात करती है, उनको बराबर हक की बात करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के रूल के दौरान ही जिस प्रकार से एससी, एसटी और ओबीसी का हक मुसलमानों को दिया गया सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, उसके ऊपर प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा।
बीजेपी इस बार पूरे कैंपेन में एक तरह से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पे निशाना साधते हुए ये एक लाइन बीजेपी ने ली है कि आखिरकार जो SC, ST और OBC का कोटा है वो कई राज्यों में मुस्लिम्स को क्यों दिया गया। कल भी प्रधानमंत्री ने जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की बात की। प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हुए कहा कि 2014 के चुनाव से पहले 2011 में कांग्रेस पार्टी ने जामिया यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया। उसके बाद वहाँ पे जो दलित और OBC जो कोटा था, रिजर्वेशन था, वो वहाँ पे ख़त्म कर दिया गया। तो इस पूरे चुनाव में जो प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में कहते आए हैं, उन्होंने वही दोहराया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पे निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी OBC और दलित के राइट्स की बात करते हैं, उनके हक की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ही हमेशा से जो SC, ST और OBC का हक है वो मुसलमानों को दिया गया। और यही बात प्रधानमंत्री ने अपनी कल की रैली में दोहराई। 2 चरणों के चुनाव रह गए हैं और आगे भी प्रधानमंत्री और बीजेपी के कई बड़े नेता इसी मुद्दे को लेके जमीन पे लड़ सकते हैं, रैलियों में जा रहे हैं। और साफ तौर पे बीजेपी का ये कहना है कि इस बार जीत उनकी पक्की है और जिस प्रकार से कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है उसका जवाब जनता वोट से देगी। ठीक है, हम और भी पहलुओं को समझेंगे, लेकिन मयूर के पास चलते हैं। मयूर, जिस स्ट्राइक रेट का बीजेपी दावा कर रही है इन 5 चरणों के चुनाव में, और अब छठा और 7वां महत्वपूर्ण चरण है, और इन सब को देखें तो दावे बहुत सारे किए जा रहे हैं। अगर देखें इन दावों से उलट और ज़मीनी हकीकत, चूंकि आप सभी तमाम चीज़ों को टटोलते हैं, छठा और 7वां चरण क्या ज़्यादा डिसाइसिव आपको लग रहा है, या आपको लगता है कि आधी से ज़्यादा जंग बीजेपी ने जीत ली है, कम से कम जिस तरह के स्ट्राइक रेट का वो दावा कर रहे हैं? जैसे जैसे ये चुनाव अब आगे बढ़ रहा है, आखिरी 2 चरण बाकी हैं, और जिस तरह से नैरेटिव बीजेपी सेट कर रही है, एक बात पक्की हो रही है कि ये चुनाव के आखिरी 2 चरणों में जब स्टैटिस्टिक्स मिल जाएगा, हम फिर एक बार मिलान कर लेंगे। मेरा ये मानना है कि ये आखिरी 2 चरण में बीजेपी एडवांस कर जाएगी, और ये एडवांस करेगी उसका रीजन ये है कि जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा था कि ऐसा लग रहा है कि विपक्ष थक चुका है, उनके पास मुद्दों की कमी है, वो काउंटर नहीं कर पा रहे हैं। जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं वो मुद्दे खुद उन्हीं को काट रहे हैं। जैसे कि अगर अरविंद केजरीवाल इनकी हम बात करें तो वो दिल्ली में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रचार वो एग्रेसिव प्रचार नहीं है, वो बीच बीच में अपनी सफाई भी दे रहे हैं। उनको आखिर सफाई क्यों देनी पड़ रही है? आज अगर वो सहानुभूति बटोर रहे हैं दिल्ली में, तो वो सहानुभूति बटोर इस बात के लिए ले रहे हैं कि भाई मैं बेकसूर हूं और मुझे जेल में डाला गया है। लेकिन ये जो उनकी अपील है, ये अपील विद इन आम आदमी पार्टी के वोटर्स रहती है, ये स्पिल ओवर होके दूसरे वोटर्स के ऊपर नहीं जा रही है, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल को कटघरे में देख रहे हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर मैं ये मानता हूं कि अगले जो 2 चरण हैं वहां पे बीजेपी की सिचुएशन पहले के मुकाबले ज्यादा बेहतर होगी, खासकर मेरे पास समय कम है, बात आपकी आ गई। जरा हम विपक्ष के जो दावे हैं और जो उनके मुद्दे हैं उसको भी समझ लेते हैं। अमित गौतम, मेरे संवाददाता, आपके सामने एक रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं। लोकसभा चुनावों के 5 चरणों के मतदान हो चुके हैं और देश 6वें चरण की ओर बढ़ रहा है। इसी बीच विपक्ष और सरकार अपने चुनावी मुद्दों को लेकर मैदान में उतरी हुई है। विपक्ष की बात करें तो विपक्ष 2 बड़े मुद्दों को चुनावी मैदान में उतरी हुई है। उसका कहना है कि अगर बीजेपी फिर से वापसी करती है तो वो संविधान को बदल देगी। तो वहीं दूसरा मुद्दा उसने कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी 400 सीट लाती है या फिर दोबारा से सत्ता हासिल करती है तो देश में आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो वहीं पर बीजेपी का कहना है कि हमारा चुनावी मुद्दा विकास है, हमने सरकार की योजनाओं के तहत जनता तक सीधे पहुंचाया है, चाहे उज्ज्वला योजना की बात करें या फिर किसानों के खाते में पैसों की, सभी जनता को लाभ मिला है। और बीजेपी का यह भी कहना है कि विपक्ष के पास कोई भी एक ऐसा मुद्दा नहीं है, इसलिए वो लोगों को डराना चाहती है और मनगढ़ंत मुद्दा बनाकर चुनावी मैदान में उतरना चाह रही है।
तो हमने दोनों पक्षों और तमाम वादों और दावों की बात कर ली। आखिरी सवाल के साथ संजय सर मैं आपके पास आना चाहता हूं। भविष्य की तस्वीर के लिहाज से कौन सी ऐसी थीम है, कौन से ऐसे ट्रिगर्स हैं जहां पर नजर रखनी चाहिए किसी भी आम निवेशक को, और थोड़ा क्रिटिकल भी हो जाते हैं? आप कहां सुधार चाहते हैं, कहां आपको लग रहा है कि अभी काम होना बाकी है? एक है कि डोमेस्टिक थीम्स, ये हमने हमारे फंड में भी लास्ट 2 साल में बहुत बड़ा ओवरवेट डोमेस्टिक थीम पे था एंड अंडरवेट ग्लोबल थीम्स पे था। तो आप सीमेंट ले लीजिए, इंफ्रा ले लीजिए, ऑटो इंसिलरी ले लीजिए, बैंकिंग फाइनेंशियल्स ले लीजिए, टेलीकॉम ले लीजिए, रियल एस्टेट ले लीजिए, रिटेल ले लीजिए, ये सब थीम पे हम पॉजिटिव है। हैविंग सेड दैट, वैल्यूएशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉक वाइज आपको वैल्यूएशन देख के ही लेना चाहिए, क्योंकि बहुत पॉकेट्स में वैल्यूएशन सस्ते नहीं है। सो दैट इज वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि ये पॉलिटिकल होल थिंग नैरेटिव एंड द एक्चुअल थिंग वुड कम इन द नेक्स्ट 10-15 days, एवरीथिंग विल गेट ओवर, एंड बाद में फंडामेंटल्स इंपॉर्टेंट होंगे एंड वैल्यूएशंस इंपॉर्टेंट होंगे। एंड ओवरनाइट फंडामेंटल्स बहुत चेंज नहीं होने वाला है, ये रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हमें इवन ये सेम गवर्नमेंट अगर वो कंटिन्यू होती है तो भी रखना पड़ेगा। क्रिटिकल साइड में बहुत अच्छा काम हुआ है, बट अभी भी फ्रॉम ए मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू ऑयल के प्राइसिंग जो है वो एक फ्रेमवर्क होना चाहिए। कंप्लीट डीरेगुलेशन तो एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हैं, बट एक फ्रेमवर्क अगर हो कि एक्स लेवल ऑफ क्रूड होगा तो ये प्राइसिंग होगा, बट एक फ्रेमवर्क बहुत जरूरी है टू गेट अ प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ ऑयल प्रॉफिटेबिलिटी। एंड पावर में भी थोड़े रिफॉर्म्स स्टेट लेवल पे करने हैं। बिल्कुल, तो ये 2 एरिया में मुझे लगता है इंप्रूवमेंट कर। बिल्कुल, बहुत अच्छी चर्चा रही संजय सर, और इसके साथ ही मयूर जी बहुत ही शानदार। और ये शो मेरे ख्याल से अपने आप में अनोखा होगा, जहां बाजार, सियासत, राजनीति, मुद्दे, दावे और इन सब के बीच में हमने भविष्य की तस्वीर भी खींचने की कोशिश की, और इसका निचोड़ साफ तौर पर यही निकल कर आया कि फिलहाल बाजार ने वाकई एक स्टेबिलिटी को कहीं ना कहीं सलाम किया है। फिलहाल के संकेत यही कह रहे हैं, लेकिन 4 जून को नतीजों का इंतजार करना होगा। नतीजों के बाद और भी चर्चाएं होंगी। आप बने रहिए हमारे साथ, आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।